कि अब तक बिहार के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री का नाम वो माननीय नीतीश जी का हो। कि गरीब और आम जनता अगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाने जाती है तो उनकी नहीं सुनी जाती। प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के कारण गरीब लोगों की मौत होती है। ना छात्र के लिए जो है शिक्षा का व्यवस्था मजबूत किए हैं, नौजवान को बेरोजगार कर दिया, नौजवान सड़क पे आ रहे हैं। बिहार के महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। यही नीतीश जी का विकास है। और ये चारा घोटाला आदरणीय लालू जी के शासनकाल से पहले से हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी इसी तरीके से षड्यंत्र करते रहेगी। को यूपी में चुनाव के बाद जो गाड़ी पकड़ा गया ईवीएम वाला, वो षड्यंत्र का ही तो पार्ट था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्वयं कृष्णा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तेज प्रताप जी के सिपाही और शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप। प्रशांत जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताइए। बहुत बढ़िया है। अपने बिहार के मुख्यमंत्री आजकल बौखलाए हुए काहे हैं? देखिए, हमने पहले भी बोला है कि आने वाले दिनों में एक इतिहास लिखा जाएगा कि अब तक बिहार के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री का नाम वो माननीय नीतीश जी का होगा। इनका फ्रस्ट्रेशन और इनका कमजोरी दिख रहा है। किस बात का फ्रस्ट्रेशन है इनको? किस बात का फ्रस्ट्रेशन है ये तो वही बताएंगे, लेकिन संविधान ये कहता है कि आप सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनका सम्मान करें। बिहार राज्य के सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके से जो है टिप्पणी करना और आक्रामक रूप दिखाना ये बिल्कुल ही निंदनीय है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचाने जैसा है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी खुद भी एक संवैधानिक पद पे होकर अगर वो संविधान की गरिमा, सदन की गरिमा को नहीं समझेंगे तो ये पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अच्छा, वो लगातार आज विजय चौधरी जी सदन में कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई आपत्तिजनक काम या फिर आक्रामक रूप नहीं था उनका, बल्कि वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। वो उनके सिपाही है तो वो तो वही कहेंगे ना जो स्क्रिप्ट नीतीश जी देंगे। अच्छा, ये सब स्क्रिप्टेड रहता है क्या? बिल्कुल। तो विजय सिन्हा जी आज नजर नहीं आ रहे थे। विजय सिन्हा जी तो बताएं ही ना, वो तो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं और संवैधानिक पद पे हैं। उनकी गरिमा का ध्यान सभी सदन के सदस्यों को रखनी चाहिए। जो काम माननीय नीतीश जी ने किया वही काम अगर विपक्ष के कोई विधायक करते हैं तो आज वर्तमान में केंद्र से लेकर प्रदेश तक यही मुद्दा होता। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एनडीए के बाकी नेता और नीतीश जी से ज़्यादा सीट वाले पार्टी के लोग चुप क्यों हैं आखिर, कि उन्हीं के गठबंधन के मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष पे इस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो ये चुप रहने वाली बात नहीं है, इस पे तो आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन आखिर चुप क्यों है, ये एनडीए के नेता जवाब दें। अच्छा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अगर अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट मांगते हैं तो ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। उन्होंने वही बताया कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जो है कंप्लीट रूप से फेल हो गई है। जब बिहार विधानसभा के स्पीकर की बात अगर उन्हीं के नीतीश जी की सरकार की प्रशासन नहीं सुनती है तो बताइए कि एक आम जनता की बात कैसे सुनती होगी। आप एक गरीब और आम जनता अगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाने जाती है तो उनकी नहीं सुनी जाती। वर्तमान की सरकार की प्रशासन कंप्लीट रूप से तानाशाही, अफसरशाही हो चुकी है और ये माफिया गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। ये मानवता वाले लोगों के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि जो सही लोग होते हैं, गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनका जो है कि ये लोग ना केस लेते हैं ना उस पर सुनवाई सही समय पे करते हैं। ये सारा का सारा श्रेय जो है नीतीश कुमार को जाता है। क्यों? नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो वो सिर्फ कहते ही ना है। अच्छा। वो तो ये भी कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है, लेकिन दिख कहाँ रहा है। ना छात्र के लिए जो है शिक्षा का व्यवस्था मजबूत किए हैं, जबकि पहले से और भी जो है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ दुर्गति आपने कर दिया। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय दिन पर दिन होती जा रही है। प्रतिदिन सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के कारण गरीब लोगों की मौत होती है। नौजवानों को आपने रोजगार कब दे दिया बताइए? नौजवान बेरोजगार है, सड़क पर है। डेली लाठीचार्ज ही होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, नौजवान
को रोजगार तक आपने नहीं दिया, नौजवान को बेरोजगार कर दिया, नौजवान सड़क पे आ रहे हैं, तो उनकी जो है लॉ एंड ऑर्डर इतनी खूबसूरत है कि हक मांगने वाले पर लाठी चार्ज किया जाता है। अब देख लीजिए, यही है नीतीश जी का विकास। और नीतीश जी का विकास तो इस चरम पे है, बिहार के महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। यही नीतीश जी का विकास है। नीतीश जी जवाब दें। हेलीकॉप्टर से शराब पकड़वाने की भी बात सामने आ रही है, इस पे क्या सोचते हैं आप? इस पे हम सोचेंगे क्या? सबसे पहले तो शराबबंदी इनका फ्लॉप है। दूसरी चीज़ है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी इस मसले पे बोल चुका है कि भाई आप ये नौटंकी मत कीजिए, क्योंकि आपके ये नौटंकी से बिहार के सरकारी संसाधनों और जनता के द्वारा वसूले गए टैक्सों का दुरुपयोग ये हो रहा है। अगर इन्हीं पैसों को जो है कि आप नौजवान के लिए रोज़गार को उत्पन्न करने के लिए, नौजवान के शिक्षा के लिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर बढ़िया करने के लिए लगाते तो निश्चित ही जो परिकल्पना विकसित बिहार की कर रहे हैं हम लोग, वो पूर्ण होती। लेकिन आप ठीक विपरीत कर रहे हैं। अपने शराबबंदी जैसे विफल जिद को पूरा करने के लिए आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। कंप्लीट रूप से जनता के संसाधनों का दुरुपयोग है। अच्छा, जनशक्ति परिषद का अगला कोई कार्यक्रम, आगामी कोई कार्यक्रम अगर? अभी वर्तमान में जनशक्ति परिषद के द्वारा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हम लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय यात्रा रथ चला रहे हैं जगह जगह पे। पटना के साथ साथ बांका में है ना, और पटना के फतुहा वगैरह में भी जो है यात्रा चल रहा है, और कई जिलों में जो है कि फिर होली के बाद भी किस अन्याय की बात कर रहे हैं आप? हम उसी अन्याय की बात कर रहे हैं कि सो कॉल्ड चारा घोटाला, सो कॉल्ड चारा घोटाला। और ये चारा घोटाला आदरणीय लालू जी के शासनकाल से पहले से हो रहा था। और उस चारा घोटाला में दोषी जो थे जगन्नाथ मिश्रा जी, उनको बेल दे दिया जाता है, क्लीन चिट दे दिया जाता है स्वास्थ्य के आधार पे, उम्र के आधार पे। जबकि आदरणीय लालू जी भी एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है, दर्जनों बीमारी से ग्रसित हैं। और सबसे संजोग वाली बात है कि एक ही मामले में 5-5 बार 6-6 बार सजा देना, ये कंप्लीट रूप से लालू जी के प्रति नहीं बल्कि गरीबों के मसीहा और गरीब गुरबों के साथ अन्याय किया गया है। तो इस कदम का हम लोग जो है कि हम ही नहीं बल्कि पूरा बिहार प्रदेश घोर निंदा करता है। तो आप लोग किस पे आरोप लगा रहे हैं? कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं या फिर केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, न्यायालय को हम लोग सम्मान देते हैं। न्यायालय जो है सम्माननीय योग है, उनको सम्मान देते हैं, और न्यायालय के फैसला पे हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ फैक्ट क्या है उसको समझना होगा। न्यायालय में जो इनपुट दिया जाएगा उसी पे जजमेंट होता है। तो इनपुट कौन दे रहा है भाई? तो सीबीआई। सीबीआई कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में तो काम कर ही रही है ना। अच्छा, बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं? बिल्कुल। सीबीआई तो वही करेगी जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व कहते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व तो लालू जी के विरोधी है ना, क्योंकि लालू जी गरीब, शोषित, वंचित दलितों को हमेशा से आगे बढ़ाने की पहल की और दलितों के लिए काफ़ी, पिछड़ों के लिए, शोषितों वंचितों के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी पार्टी है। तो इन लोगों को जो है गरीबों का हित करना कहाँ से जो है पचेगा। अच्छा, इतना विरोधी है फिर भी बार बार कैसे जीत जाती है? बार बार जीत जा रही है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। आप देख लीजिए कि जहाँ पे मजबूत कैंडिडेट होते हैं और इतना जनाधार होने के बावजूद आखिर कैसे पलट जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी इसी तरीके से षड्यंत्र करते रहेगी। कैसा षड्यंत्र? हर चीज़ में षड्यंत्र इनका चल रहा है। आदरणीय गरीबों के नेता के साथ जो है एक ही मामले में 5-5 बार सजा देना। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनाव में कैसा षड्यंत्र? आप देखिए ना, को यूपी में चुनाव के बाद जो गाड़ी पकड़ा गया ईवीएम वाला, वो षड्यंत्र का ही तो पार्ट। अगर अभी विधानसभा में ईवीएम वाला गाड़ी पकड़ाया तो लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। तो ऐसे में तो हमेशा बीजेपी ही जीतती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। बीजेपी जो एनडीए की सरकार है कंप्लीट रूप से तानाशाही रवैये पे उतर चुकी है। ये देश को गुलामी की ओर ले जा रही है। इनका मकसद हिंदू, मुस्लिम और जाति धर्म करके इंसानियत और मानवता को तोड़ना और अपना राज फूट डालो और राज करो वाला कहानी भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, तो पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मन नहीं था सरकार बनाने का? देखिए, अब पंजाब में और पश्चिम बंगाल में हो सकता है उनका सेटिंग नहीं कामयाब हुआ होगा। क्योंकि वहाँ पे सरकार
किसी और का था भाई, बीजेपी का सरकार नहीं था। और यहाँ पे तो मान लीजिए कि यूपी की बात करें और बिहार की बात करें तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, तो दोनों के तालमेल से सेटिंग हो गया। मतलब जहां जहां डबल इंजन की सरकार रहेगी वहां वहां ये लोग खेल करेंगे। खेल तो कर ही रहे हैं, करेंगे क्या, कर रहे हैं, और देश को गुलाम की ओर जो है गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे में तो फिर आरजेडी और या फिर अन्य विपक्षी दलों का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सांप्रदायिक ताकतें इसी तरीके का रवैया इन लोगों का है, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, प्रयास में हम लोग हैं, लेकिन देश की जनता को समझना होगा इनके मंसूबों को। अच्छा, नीतीश जी और बीजेपी का आपसी खेल क्या चल रहा है? तो वही लोग बताएंगे ना कि क्या खेल चल रहा है। मध्यवर्ती चुनाव की भी बात आप लोग लगातार कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में 5 साल नहीं कर पाएगी कंप्लीट। अच्छा। या तो बीच में कोई खेला होगा या फिर जो है कि मिड टर्म इलेक्शन होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रशांत। जी धन्यवाद।